तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आई होप कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइंस का फर्स्ट पार्ट आपने रिवाइज किया होगा। क्या या नहीं? अगर नहीं करोगे तो यहाँ काफी प्रॉब्लम आएगी। और कैसा लगा ये भी तुम लोग कमेंट करते रहो। कोई डाउट होता है तो कमेंट करो, हमारे मेल आईडी पर जाओ और लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहो। जहां तक हो शेयर भी करते रहना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। हम अभी रेगुलर वीडियो आपके अपने चैनल पर में हम दे रहे हैं, तो आप देखते रहेंगे अच्छा से। चलिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइंस का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर रिवाइज करें। रेगुलर वीडियो जा रहा है, आप लोग देखते रहेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हम लोग पिछली क्लास में सेक्शन फॉर्मूला तक हम लोगों ने देखा था। अगर मान लो किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो और इसका तीनों वर्टिसेस दे दिया जाए, तो हम जिस फॉर्मूला का यूज करेंगे वो ये है। हाफ ऑफ बहुत ही साइक्लिक ऑर्डर में जा रहा है। देखो बाहर में x1 x2 x3 और ब्रैकेट के अंदर में साइक्लिक ऑर्डर में 1 है, तो 1 2 3। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप कि एक सर्कल, इस पर में अगर 1 2 3 ले लो, बाहर 1 है तो 2 3, बाहर 2 है तो 3 1, बाहर 3 है तो 1 2 आ रहा है हमारे पास में। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो नेचुरली है तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा। आइए इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है जिसका एबीसी का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है 6 -3 -3 5 4 -2। कहता है पी इज एनी पॉइंट एक्स वाई, कहीं भी रह सकता है। तो मैं प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी एंड एबीसी का जो रेशियो होगा वो इतना, ये रेशियो इतना होना चाहिए। काफी इजी, लेकिन बता दें आईटी का क्वेश्चन आया हुआ है। मान लो हमारे पास में ए बी सी 3 पॉइंट्स ले लें। ये नहीं समझिएगा आप कि पी एग्जैक्ट यहीं पर में लेना मस्ट है, हम कहीं भी पी रख सकते हैं। अब हम पीबीसी का एरिया, जो भी फॉर्मूला देखें एरिया का, उससे रख दीजिए हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। उसी तरह से आप एबीसी का एरिया भी रख दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको पॉलीगॉन का एरिया निकालना हो, एक तो देखो इसमें हमारे पास ये हम मान करके चल सकते हैं, एनसीईआरटी प्राय उसी को लेकर के चलता है। जैसे मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, x1 y1 पॉइंट दे दिया, x2 y2 दे दिया, कुछ भी दिया हुआ रहेगा, x3 y3 दे दिया, x4 y4 दे दिया, कुछ भी पॉइंट्स बेटा यहां दिया हुआ रहेगा आपका, और आपको इसका एरिया निकालना है। अगर हम इसकी चर्चा ना करें एरिया ऑफ पॉलीगॉन का, तब भी हम अगर किसी एक डायगोनल को मिला दें, मान लो हम इसको ज्वाइन कर दें, ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे, बट इट विल टेक टाइम नेचुरली। और हमें कंपटीशन में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस नहीं जानना है, हमें ये भी जानना है कि कितना इजी वे में और कम से कम टाइम में बना सकते हैं। इसके लिए आप यूज करेंगे इस फॉर्मूला का हाफ ऑफ। देखिए कैसे आप याद रखेंगे वो, x1 x2, फिर उसके बाद में x2 x3, फिर x3 x4 x4 x1, और जो x का चलेगा वही कोरिस्पोंडिंग y का भी चलेगा, y1 y2 y2 y3। चूंकि पॉलीगॉन क्लोज फिगर है इसलिए वापस फिर से x1 पर पहुंचना है, यानी लास्ट हमारा हो जाएगा x4 x1 y4 y1। ठीक है ना? ये डिटरमिनेंट है, जानते होंगे, फिजिक्स में काफी यूज करते हैं आप। इसका क्या मीनिंग होता, x1 y2 माइनस x2 y1। यहां भी अगर एरिया 0 हो जाए तो कोई
क्लोज फिगर नहीं बनेगा, यानी पॉलीगॉन नहीं बनेगा, और पॉलीगॉन नहीं बनना में सारा पॉइंट्स कॉलिनियर हो जाएगा। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मीडियन समझते हैं? जैसे मान लीजिए अगर हम कोई ट्रायंगल बना लें, नाम दे इसका एबीसी, मीडियन मीन्स वर्टेक्स से पास होता हुआ एक ऐसा लाइन, 9th में पढ़ा हुआ होगा, एक ऐसा लाइन जो अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। मान लो एडी मीडियन है, उसी तरह से एक बीई मीडियन होगा, एक मान लो सीएफ मीडियन है, यानी ये दोनों इक्वल पार्ट में बटेगा, ये दोनों इक्वल पार्ट में आएगा, है ना। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। मैथमेटिक्स में जी से इसको इंडिकेट किया जाता है। और ये भी पढ़ा हुआ होगा 9th में कि एजी और जीडी का रेशियो, या बीजी जीई का रेशियो, या सीजी और जीएफ का रेशियो 2:1 होता है ना। एक और चीज यहां बताने जा रहे हैं हम कि ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट है, यहां से जीबीसी का एरिया, जीसीए का एरिया और जीएबी का एरिया तीनों इक्वल पार्ट्स में होता है। और अगर तीनों इक्वल पार्ट्स में होगा तो नेचुरली है कि 1/3 हो जाएगा एबीसी का एरिया का। वही है, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, देन द एरिया ऑफ एजीबी, जीबीसी, जीएसी सब के सब सेम होगा, और वो 1/3 होगा एबीसी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं। एक बार आईटी में इसमें क्या किया, क्वेश्चन इस तरह से राइज कर दिया, दे दिया इसमें कि ए बी सी गिवन पॉइंट्स, कुछ भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P such that the area of PAB is equal to PBC is equal to PCA। अब यहां ये नहीं दिया कि ये सेंट्रॉइड है, लेकिन अगर आपको डिफिनेशन ना पता हो या ये प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता हो तो आप नहीं बता पाएंगे कि यह सेंट्रॉइड है। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंट्रॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला 10th का x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, है ना। आइए इन सेंटर पर मैं किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करता है उसे हम इन सेंटर कहते हैं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मींस वर्टेक्स से पास होता हुआ एक ऐसा लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करे। ऐसे देख सकते हैं हम, एक ट्रायंगल ए बी सी और ए से पास होता हुआ एक लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, इसे हम इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। नेचुरली है, इसका भी एंगल बाइसेक्टर होगा इंटीरियर, इसका भी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होगा, और ये जो पॉइंट है उसे हम इन सेंटर कहते हैं। हम इसे कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला यूज करते हैं ax1 + bx2 + cx3 by a + b + c, ay1 + by2 + cy3 by a + b + c, जहां abc ट्रिगोनोमेट्री अगर याद कीजिए तो a का करस्पॉन्डिंग, b का करस्पॉन्डिंग, c का करस्पॉन्डिंग होता है ना। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, कारण हमें इसलिए इसका प्रूफ देखना मस्ट है कि इसके प्रूफ से भी क्वेश्चन राइज होता है। देखो किस तरह से हम लोग करेंगे, जरा सा देखें। मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट
x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3। मान लो इसका AI एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। याद करो 10th में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग कोरेस्पोंडिंग साइड्स। जैसा कि ये अभी बताए, इसको A, ये B और ये C कहेंगे। यानी BI और IC का रेशियो इसको हम D से इंडिकेट कर लेते हैं, इसलिए कि इन सेंटर को I से कर लेंगे। तो BD और DC का रेशियो C/B होगा। अगर ये रेशियो हमारा पता चल गया C/B, तो D का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ना। क्या मिलेगा हमें D का कोऑर्डिनेट? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करो तो Bx2 प्लस Cx3 अपॉन B प्लस C, राइट। उसी तरह से y का क्या हो जाएगा हमारे पास? By2 प्लस Cy3 बाई B प्लस C, राइट बेटा। D का कोऑर्डिनेट्स आपको आ गया। अगर हम एक और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ले जाएं A से, मान लो AE है हमारे पास, और अभी डिफरेंशिएशन के हिसाब से ये हमारा पॉइंट I हो जाएगा। नहीं, अगर AI और ID का रेशियो पता चल जाए, A का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता है, तो I हम निकाल सकते हैं ना, और ये I इतना आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये I किस रेशियो में डिवाइड करता है, कैसे देखें? यहां भी आपके 10th का एप्लीकेशन। चलिए यहां देखिए, इसका अगर रेसिप्रोकल कर दो तो हमारे पास BC बाई BD इज इक्वल टू B अपॉन C होगा। कंपोनेंटो यूज करो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड 1 ऐड कर दो। तो अगर हम 1 ऐड कर दें दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा? BC प्लस BD अपॉन BD इज इक्वल टू B प्लस C अपॉन C। अब देखिए DC और BD मिलाकर के, DC और BD मिलाकर के BC होने जा रहा है, और BC को हम स्मॉल a से इंडिकेट करते, यानी हमारे पास A अपॉन BD इज इक्वल टू B प्लस C अपॉन C हो गया। यानी BD का वैल्यू AC अपॉन B प्लस C, राइट बच्चा। अब देखो BD हमें पता है, फिर से एक बार फिगर पर आना। अगर ट्रायंगल ABD को देखो तो AI और ID का रेशियो AB और BD के रेशियो के इक्वल होगा, कारण ये भी हमारा एंगल बाइसेक्टर है। और अभी जैसा बताए, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो AI और ID का रेशियो, AI और ID का रेशियो C बाई AC बाई B प्लस C हो गया। यानी कितना बन गया ये? B प्लस C इज टू A। अब आप जाइए फिगर पर, हमारा रेशियो यहां निकल चुका B प्लस C और A का कोऑर्डिनेट पता है, D का कोऑर्डिनेट पता है। सेक्शन फार्मूला का यूज कर दीजिए, I का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। निकालने में प्रॉब्लम नहीं,
और वैसे एक लाइन में कहो तो हम यहाँ लिखते भी हैं। अगर देखो तो आई हमारे पास क्या बनता है, यहाँ एक फिगर लाइन हम बस ड्रॉ करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, डी का कोऑर्डिनेट देखो तुम्हारे पास क्या है, bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस सी, और उसी तरह से y का भी पार्ट। और I इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो इसे अभी अभी निकालें हम लोग, b प्लस सी और इसके रेशो में डिवाइड करता है। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लें, सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिखते हैं बेटा हम यहाँ, तो देखो क्या बनेगा, a इंटू x1 प्लस b प्लस सी इंटू bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस सी डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस सी। देखिए क्या बच गया, ax1 b प्लस सी कैंसिल, bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। एक्स कोऑर्डिनेट, सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी उसी तरह से एकदम चलता जाएगा, कहीं कोई डिफरेंस तो है नहीं। एक क्वेश्चन इस पर बनाते हैं, देखो मान लो 3/2 3/2 -6 -1 6 मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है, इसका सेंट्रोइड और इन सेंटर कितना, ठीक है। वैसे याद करें तो 10th में भी ऐसा क्वेश्चन था, सेंट्रोइड की बात हम अभी नहीं करते हैं, कि अगर मिड पॉइंट पता हो तो कैसे हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। यहां हमने लिख दिया है, लेकिन आइए इसके बारे में बताते हैं। मान लो हमारे पास ए है x1 y1, बी है x2 y2 और सी है x3 y3। अगर तुम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करो तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 का वैल्यू -1 होगा, यानी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -2, राइट। सिमिलरली x2 प्लस x3 अगर निकालो तो 3 इस दोनों से बेटा, और x3 प्लस x1 फाइंड करो तो ये हमारे पास 3 आ रहा है, राइट। अगर तीनों को हम ऐड कर दें तो क्या बनने जा रहा है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 माइनस 2 4 के, और जो कि इस साइड में 2 टाइम्स आने जा रहा है तो 4/2 दैट इज 2। अगर x1 प्लस x2 का वैल्यू पुट कर दो यहां से -2, तो -2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, x3 इज इक्वल टू 4 हो गया। यानी हम देख रहे हैं कि यहां पर में x3 का वैल्यू 4 आया। कहने का अर्थ है कि इसी तरह से अगर हम निकालना शुरू करें, इन दोनों के बीच लेकर के, इन दोनों के बीच लेकर के, जैसे x3 आ गया तो आप आसानी से यहां से x1 निकाल सकते हैं, x2 निकाल सकते हैं, और सेम प्रोसेस ऑर्डिनेट्स को लेकर भी निकाल सकते हैं, तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा। ये तो प्रोसेस रहा कि अगर मिड पॉइंट्स हमें गिवन है और वर्टिसेस फाइंड करना हो तो हम किस तरह से निकाल लिया करें। अगर तीनों वर्टेक्स पता चल गया तब तो आगे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला आपके पास में है, रख दीजिए। अगर आप इस सेंटर की बात करें तो हमारे पास में देखो तो ये ए, ये बी
और ये सी होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम ए निकाल सकते, बी निकाल सकते, सी निकाल सकते, और इन सेंटर के फॉर्मूला में सभी को रखते जाइए। देखिए हमने यहाँ निकाला है ए बी सी और सबका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर देख लेंगे। आइए सर्कम सेंटर पर चलते हैं। The point of intersection of perpendicular bisector of the sides of a triangle is known as circumcenter. फिगर से देखें तो ये रहा। अगर हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले जाए, यानी 90 भी बनाएगा, इक्वल भी रहेगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले जाएं, दोनों इक्वल रहेगा। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले जाएं, ये इक्वल रहेगा इसके। तो ये जो पॉइंट है इसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं। प्रायः मैथमेटिक्स में इसे हम ओ से इंडिकेट करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। इसके लिए हम कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद बताएंगे कि ओ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकाला करते हैं। ऑर्थो सेंटर के बारे में देखें। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड्स मींस द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये ट्रायंगल है कोई, यहां से कोई अल्टीट्यूड दो, ये सब 9 10 में पढ़ा हुआ है बेटा आपका। एक यहां से अल्टीट्यूड दो, जहां मीट करेगा इसे हम ऑर्थो सेंटर के नाम से जानेंगे। इस ऑर्थो सेंटर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम देखते हैं। यहां भी हमारे पास कोई फॉर्मूला यूज हम नहीं करेंगे, बस प्रोसेस देखेंगे कि कैसे निकालते हैं आफ्टर स्ट्रेट लाइन। मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक अल्टीट्यूड ये, दूसरा अल्टीट्यूड ये, और तीसरा अल्टीट्यूड सी से ले जाए। इस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, प्राय एच से इंडिकेट करते हैं। एक बात जरा सा देखना इसमें कि अगर तुमसे पूछा जाए कि एच बी सी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो देखो एच से अल्टीट्यूड हमारा ये लाइन जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है। तो एच बी सी के लिए एक तरह से देखो तो एक अल्टीट्यूड यहां मीट किया, दूसरा यहां मीट किया, तीसरा यहां मीट किया, यानी इसका ऑर्थो सेंटर ए हो जाएगा। यानी एचबीसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हमारा ए। यानी सिमिलरली अगर एच ए सी की बात करें तो बी, एच ए सी का बात करें ए, एच बी सी के तरफ चलें, फिर हमारे पास वर्टेक्स कोरस्पॉन्डिंग। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से जो याद रखेंगे आप, कि किसी भी स्केलेन ट्रायंगल अगर ले लें, यानी साइड्स आपस में इक्वल होकर नहीं रहे, तो आप जानते हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्राइड सभी अलग अलग आता है। मान लो एक ट्रायंगल है, एक्सटी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इसके बारे में डिटेल में देखते हैं हम लोग। और मान लो इसका ऑर्थो सेंटर एच है, जी सेंट्राइड है और ओ सर्कम सेंटर है। हमेशा याद रखेंगे, हमने लिख दिया है वहां पर कि एच, जी और ओ हमेशा कॉलिनियर होगा, तीनों पॉइंट्स हमेशा कॉलिनियर, और ये हमेशा सेंट्राइड इसे 2:1 में डिवाइड किया करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। चलिए आपके 9 10 पर एक चीज पूछते हैं। मान लो एक ट्रायंगल बनने जा रहा है
तीनों वर्टेक्स का वैल्यू रखने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है ऐसा। और तुमसे पूछा जाए कि इसका वर्टेक्स पे से दिया हुआ है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर क्या होगा, तो देखिए दोनों पॉइंट ए और सी से अल्टीट्यूड बी पर मीट कर रहा है, तो तीसरा भी उसी से जाना है, यानी बी हमेशा इसका ऑर्थो सेंटर होगा। 9/10 की ही बात करो तो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और सर्कम सेंटर का एक और मीनिंग होता है कि उस पॉइंट से अगर तुम सर्किल ले जाओ तो तीनों वर्टेक्स से पास करके जाएगा ऐसे। यानी ये जो मिड पॉइंट है कुछ भी ले लें, डी पॉइंट, ये डी हमेशा सर्कम सेंटर होगा। आईआईटी में इस पर क्वेश्चन आ गया था कि एक ट्रायंगल है जिसका ए का कोऑर्डिनेट दे दिया 60, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया 04 और सी दे दिया 00। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ना। ये ओरिजिन 00, 60 एक्स एक्सिस पर रहेगा, वाई एक्सिस पर 04 रहेगा, एक ट्रायंगल बन गया यानी ऑर्थो सेंटर 00, और सेक्शन फार्मूला से इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम सर्कम सेंटर के नाम से जानेंगे। आइए फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं। अतः इफ अ ट्रायंगल हैज इट्स ऑर्थो सेंटर 1 1, सर्कम सेंटर एट 3/2 3/4, तो इसका सेंट्राइड कितना होगा? काफी इजी बेटा। यहां देखिए O11 GXY C 3/2 3/4, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर दो, 2 × 3/2 + 1 × 1/2 + 1, और y भी निकाल दो चूंकि 2:1 में सेंट्राइड इसे डिवाइड करेगा। अगर ये प्रॉपर्टी पता है बहुत आसानी से आप यहां निकाल सकते हैं, वरना ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, ये ट्रिक वगैरह याद रखेंगे। आइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर कुछ पार्ट्स आज हम देखेंगे, तीसरे पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन को एंड करेंगे। 9/10 की बात करो तो एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज नोन एज स्ट्रेट लाइन। नहीं, 2 वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ax + by + c = 0, याद करो यार 10th क्लास में तो इस पर ग्राफ भी बनाते होंगे, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता था इसका। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, तो याद करो एक्स एक्सिस पर हमेशा y का वैल्यू 0 होता नहीं, एक्स एक्सिस पर हमेशा y का वैल्यू 0 होता, तो y = 0 होगा। या एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी लाइन प्लॉट करें उसका इक्वेशन यूज करेंगे y = a। ये आगे इक्वेशन से समझ पाएंगे, क्योंकि ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए हम यहां रखे हैं। y एक्सिस पर हमेशा x 0 होता है, और y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर निकालें x = a, इन दोनों के बारे में आगे भी हम लोग जब y = mx + c के फॉर्म देखेंगे तो बताएंगे हम। ये स्लोप क्या है? अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन XY एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा हो तो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसके tan को हम लोग स्लोप कहेंगे। यहां भी स्लोप कहोगे तो क्लॉकवाइज क्या बन जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा बेटा, कारण याद कीजिए 90 के बाद का एंगल tan में नेगेटिव होता है। यानी अगर हम इसको अल्फा ले लें, अगर मान लो हम इस एंगल को अल्फा लिख लें तो m हमारे पास -tan अल्फा होगा, ठीक है ना।
आइए, अगर दो पॉइंट्स हमारे पास गिवन हो तो स्लोप कैसे निकाल लेते हैं। अगर एंगल दे दिया तब तो बहुत ही आसान, tan थीटा से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अगर एंगल ना दे और दो पॉइंट्स गिवन हो तो चलो देखते हैं हम कैसे स्लोप निकालते हैं इसका। मान लो हम एक्सिस बनाते हैं, एक्स वाई एक्सिस, एक्स और वाई, और एक स्ट्रेट लाइन है जो दोनों एक्सिस को कट कर रहा है। और इस पर कहीं भी पॉइंट है, मान लो यहां x2 y2 और यहां पर x1 y1। अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर हम दे x एक्सिस पर में, एक यहां से भी परपेंडिकुलर दे x एक्सिस पर में, और एक यहां से परपेंडिकुलर दे दो, ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है, इट मींस ये हमारा y1 और ये x1 हो जाएगा। ये x2 y2 पॉइंट है, इट मींस ये होल डिस्टेंस y2 और ये होल डिस्टेंस x2 हो जाएगा। अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये x2 माइनस x1 होगा। ये y1 है तो ये भी y1 होगा, यानी अगर इस लेंथ की बात करें हम तो y2 माइनस y1। ये अगर x2 माइनस x1 है तो यहां भी हमारे पास x2 माइनस x1 बनेगा। अगर यहां थीटा एंगल बनने जा रहा हो तो कोरिस्पोंडिंग एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। और देखिए tan थीटा अप्लाई कर दो, क्योंकि tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं। tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये इसका स्लोप कहलाएगा। तो जब दो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर हमें पता हो, स्लोप निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। अगर आप यहां y1 माइनस y2 लेते, यहां भी x1 माइनस x2 का यूज करना होगा। अगर किसी लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग आगे और भी फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन अभी इस स्लोप्स पर में बेस्ड देखते हैं। अगर किसी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का स्लोप निकालना हो तो माइनस ए बाई बी का यूज करेंगे हम। बताएं, यहां माइनस ए बाई बी मीन्स ये नहीं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर ले लेना। a मीन्स x का कोफिशिएंट और b मीन्स y का कोफिशिएंट का यूज करना है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास में ऐसा क्वेश्चन दे दे 3y माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो a का वैल्यू हमारे पास 3 नहीं है, -2 है। b का वैल्यू 3 है, यानी स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस a बाई बी, दैट इज 2/3। और वैसे देखोगे तो लगेगा a बाई बी, यानी 3/-2, 3/2। तो ध्यान में रखेंगे, स्लोप किसी स्ट्रेट लाइन का निकालने के लिए हम माइनस a बाई बी का यूज करेंगे, जहां a कोफिशिएंट ऑफ x और b कोफिशिएंट ऑफ y रहेगा। अगर x एक्सिस का स्लोप निकालना हो या x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन का स्लोप निकालना हो, या 0 आएगा। इसका भी प्रूफ एंगल बिटवीन द टू लाइन से लेंगे हम। और y एक्सिस या y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन का स्लोप निकालना हो, या इंफिनिटी होगा। इसको आप अभी भी समझ सकते हैं। अभी बताए थे हम कि x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा। अब एक चीज देखो, अगर हम कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल लेकर के चले जाएं तो ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। और tan 0 कितना होता, 0। अगर ये कोई लाइन हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लें तो x एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएगा, tan थीटा यानी tan 90 डिग्री, जो नॉट डिफाइन, इंफिनिटी, और इसका स्लोप आ जाता है।
आइए देखते हैं लोकस के बारे में। इट इज द इक्वेशन ऑफ ए पाथ व्हिच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन को फुलफिल करता हुआ किसी पाथ का इक्वेशन निकालना लोकस कहलाता है। ये इसका पार्ट क्या मीनिंग हुआ। लोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आइए देखते हैं। जैसे अगर किसी लाइन कोई पॉइंट है हमारे पास में, मान लो 2 पॉइंट दे दे, ए और बी, कुछ भी दे दिया, मान लो 1 2 दे दे, बी का कोऑर्डिनेट कुछ भी गिवन है -3 4, और कहता है कि एक पॉइंट का लोकस फाइंड करें जहां ये एंगल 90 बन रहा हो। तो हम क्या करेंगे वो देखो, इसका कोई कोऑर्डिनेट ले लेंगे एच के। अब पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करो तो पी बी स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर, और भी प्रॉपर्टीज से बनाएंगे आगे चल के, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा। नेचुरली है, ये एक इक्वेशन बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर दो एच के टर्म में, और उसको बाद में बदल देना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। ठीक है। और भी देखो, मान लो हमारे पास ए और बी 2 पॉइंट है, और कहता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करें, लोकस फाइंड करें जो इक्वल डिस्टेंस पर हो ए और बी से। क्या एक ही पॉइंट पॉसिबल है? बहुत सारा पॉइंट पॉसिबल होगा जिसमें दोनों इक्वल हो। इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी। वैसे 9 10 की बात करो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जाएगा, हम वैसे ही बस रफली बता रहे हैं। तो हमारे पास पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस कब यूज करते? जब यहां पर 90 था, यानी एंगल पी 90 होता। तो अभी क्या दिया हमारे पास कि पी ए और पी बी सेम, इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट रख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर मान लो हम पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच के मान लें तो क्या बन जाएगा? h माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दें और फिर वही काम करेंगे बेटा, एच के को बदल देंगे एक्स वाई में रेस्पेक्टिवली। तो ये था हमारे पास में लोकस से रिलेटेड। एक और लोकस से क्वेश्चन देख लेना। 2 पॉइंट है हमारे पास पी और क्यू, गिवन है, आर एक वेरिएबल पॉइंट है, सच दैट ये कंडीशन इस पर इस तरह का दे दिया, और कहता है ये दोनों का डिफरेंस 2 अल्फा है। तो उस आर पॉइंट का लोकस क्या होगा? मान लो हमारे पास पी ए 0 पॉइंट है, क्यू माइनस ए 0, नेचुरली एक्स एक्सिस पर रहेगा। आर पॉइंट जैसे एच के माने थे, आप x1 y1 अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें देखो, अगर हम ये परपेंडिकुलर लें तो ये y1 कहलाएगा और ये x1 होगा एब्सिसा ऑर्डिनेट। और अगर इसका कोऑर्डिनेट a0 है तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ a होगा। तो mp कितना बन जाएगा? mp का लेंथ a माइनस एक्स होगा। उसी तरह से इस साइड देखो तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ a है, और ये x1 है, a माइनस x1। तो m से q का डिस्टेंस की अगर बात करें तो a प्लस x1 हो जाएगा। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यूज करो, tan फाइव परपेंडिकुलर बाय बेस यूज करो, वैल्यू दोनों का रख दिया गया है।
क्योंकि थीटा माइनस अल्फा 5 2 अल्फा था, दोनों साइड अगर 10 लगा दे और यहाँ पर tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किए हैं, याद होगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, जो tan 2 अल्फा है। बस कुछ नहीं करना है बेटा, tan थीटा का वैल्यू रखना है, tan फाई का वैल्यू रखना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मेरे कराने से नहीं कुछ होना है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी और आप उसमें रख दीजिए। बाद में x1 y1 के बदले में देखो xy रख दिया गया, ठीक। आइए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, और इसी से हम आगे जो कई पॉइंट्स अभी बताए कि आगे वो देख लें। ये आज इसी पर लास्ट करेंगे, तो देखिए क्या है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका ये सी लेंथ है, यानी ओरिजिन से वाई एक्सिस पर जहां कट कर रहा है, और थीटा एंगल बनाने जा रहा है एक्स एक्सिस के साथ। अगर हम इस पर कोई पी पॉइंट ले लें एक्स वाई, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब भी निकालते हैं एक वेरिएबल पॉइंट लेना होता है हमें, चूंकि वो डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस लाइन को सेटिस्फाई करता रहेगा। अगर यहां से कोई परपेंडिकुलर दो, यहां से कोई परपेंडिकुलर दो, ये सी था तो ये भी सी होगा, यानी ये डिस्टेंस y माइनस सी होगा। ये एब्सिसा x है तो ये भी x होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। tan थीटा y माइनस सी अपॉन x, tan थीटा के बदले में m क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, mx इज इक्वल टू y माइनस सी, यानी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आगे और पार्ट थर्ड पार्ट में बताएंगे, इसी स्ट्रेट कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन के थर्ड पार्ट में देखेंगे कि क्या है। बताएं फिर से, आप लोगों में से जो भी फर्स्ट पार्ट का रिवीजन नहीं किए होंगे उनको यहाँ प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसका रिवीजन जरूर करें। आप जाएं यूट्यूब पर में, आप देखें, एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट के नाम से है, और आप उसको देखें, उसका रिवीजन करके तब इसको देखें। क्वेश्चंस और भी करेंगे, जहां तक पॉसिबल होगा हम इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको डालते रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लाइक करें। और एक और चीज बताते हैं, ये वीडियो शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई खर्चा नहीं होता है, और स्टूडेंट्स को भी इसका फायदा होगा, नहीं तो वो करें, राइट।